नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट, जहां आपको मिलती है सरकारी भर्ती की सबसे सटीक और आसान जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर ऐसी भर्ती की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और बड़ी भर्ती के बारे में। राजस्थान हाईकोर्ट और सभी जिला न्यायालयों में 4th क्लास कर्मचारियों की संयुक्त भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप 10वीं पास हैं और कोर्ट में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन कर सकते हैं आवेदन, क्या है इसकी प्रक्रिया और आपको फॉर्म कैसे भरना है, आसान भाषा में पूरी जानकारी। राजस्थान हाई कोर्ट में 4th क्लास की वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आपकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब है कि उम्मीदवार को हिंदी पढ़ने, लिखने और समझने की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि उम्मीदवार को राजस्थान की परंपराओं, बोली, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासतों का सामान्य समझ होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा साइट का। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड का और दूसरा न्यू यूजर का। तो आप न्यू यूजर वाले सेक्शन में आएंगे। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नाउ मिलेगा, एक लिखा हुआ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप आवेदक का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी मार्कशीट में है। इसके बाद में आवेदक के फादर का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आप आवेदक की माताजी का नाम लिखेंगे और नेक्स्ट आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल। नेक्स्ट आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जो कि एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट आती है मेल आईडी, तो आप इसमें अपनी मेल आईडी टाइप करेंगे। नेक्स्ट आपको एक यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम आपका 6 करैक्टर से लेकर 30 करैक्टर के बीच में होना चाहिए। आप इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट और आप इसमें कुछ विशेष करैक्टर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिखा रखे हैं। जैसे मैंने इसमें एक यूजर नेम टाइप किया तो इसको ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो आपको यह यूजर नेम चेंज करना होगा। तो जिसको ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं दिखाएगा आप उसको बना सकते हैं। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद में पासवर्ड को कंफर्म करेंगे जो भी आपने अभी बनाया है, और आपको एक कैप्चर दिया गया है। इस कैप्चर को बॉक्स में टाइप करेंगे। उसके बाद में रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आता है फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ अपलोड करने के लिए। आपको फॉर्म भरते समय एक सावधानी रखनी है कि आपको फॉर्म 30 मिनट से पहले भरना है, वरना आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको होम के नीचे अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड आईडी प्रूफ लिखा हुआ दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक तो आपको इसमें पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, दूसरा आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और उसके बाद में आपको एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड आपको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अलग अलग अपलोड करने हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाया हुआ है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको देखने के लिए आप गाइडलाइन अपलोडिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड फोटो आईडी पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आपको इस पीडीएफ में निर्देश दिए गए हैं आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें आपको बताया गया है फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और फोटो आईडी का प्रारूप आपका जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। केवल नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्कैन किया हुआ होना चाहिए, जो कि 6 महीने से पुराना ना हो। सेल्फी या मोबाइल फोन से खींची गई फोटो आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि फोटो, हस्ताक्षर और फोटो आईडी आपकी स्पष्ट रूप से या ठीक से स्कैन नहीं होती है या आप उसको ठीक से क्रॉप नहीं करते हैं, तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। स्कैन की गई फोटोग्राफ और हस्ताक्षर प्रोफाइल का आकार 10 KB से लेकर 25 KB के बीच में होना चाहिए, और आपकी आईडी का आकार 25 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। आपको अपनी पहचान का प्रमाण आपको ओरिजिनल ही अपलोड करना है, ना कि फोटोकॉपी। तो आप एक बार इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। तो चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने अपने फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ को अपलोड कर लिया है। इसके बाद में आप डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और नीचे आपको एक कैप्चर मिलेगा। आप इस कैप्चर को इस बॉक्स में टाइप कर देंगे और इसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फॉर्म फिल करने का। तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ डिटेल्स हमारी पहले ऑलरेडी फिल है, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन में भर दी थी। जैसे कि आवेदक का नाम इसमें पहले से ही फिल है, आवेदक के पिता का नाम भी पहले से फिल है, आवेदक के माता का नाम, जेंडर, ये सभी चीजें ऑलरेडी फिल है। इसके बाद में आप मैरिटल स्टेटस डालेंगे, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है। नेक्स्ट आपको अपना मूल निवास सेलेक्ट करना है, आप कहाँ के मूल निवासी हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप राजस्थान को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अदर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। मैं अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहा हूं तो मैं अदर स्टेट वाले को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद में कुछ ऑप्शंस आपके हाइड हो जाएंगे। इसके बाद में नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। एरिया आपका हाइड रहेगा। उसके बाद में गृह जनपद भी आपका हाइड रहेगा, क्योंकि हम अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ हमारी पहले से फिल है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी उम्र दिखा देगा आप कितनी हो गई है। ये नीचे वाले ऑप्शन आपके हाइड रहेंगे, क्योंकि हमने अनमैरिड सिलेक्ट किया है। यदि कोई कैंडिडेट मैरिड है तो वो मैरिड
सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिर ये डिटेल्स आपको देनी होगी। जैसे कि इसमें पूछा गया है 2002 से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या लिखें। मैरिड के केस में आपको अगले वाले कॉलम में भी जानकारी प्रोवाइड करना जरूरी है, लेकिन हमारे केस में कैंडिडेट अनमैरिड है, तो जैसे हम अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम हाइड हो जाएंगे। इसके बाद में आती है कैटेगरी। तो कैटेगरी हमारी इसमें जनरल ही रहेगी क्योंकि हम अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप राजस्थान सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको सभी कैटेगरी मिलेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट आती है स्पेशल कैटेगरी। इसमें आपको बताना है यदि कोई कैंडिडेट विकलांग है तो इसमें वो यस सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में आप बताएंगे कि आप किस तरह के विकलांग हैं और नेक्स्ट आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है यदि आप या आपके माता पिता या अभिभावक राज्य सरकार के विभाग में कर्मचारी हैं स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, तो आप इसमें यस चुनेंगे, नहीं तो आप इसको नो रहने देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है यदि आप रक्षा सेवा से जुड़े संरक्षक हैं जैसे कि रिजर्व सेना में, तो आप इसमें यस चुनेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे। नेक्स्ट आपको बताना है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन को यस करते हैं तो आपको पीपीओ नंबर देना होगा। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आप उत्कर्ष खिलाड़ी हैं, तो इसमें आपको यस या नो में बताना है। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस डिटेल्स। तो इसमें आप अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे जो भी आपका एड्रेस है। इसके नीचे आप शहर, गांव या सिटी का नाम बताएंगे। उसके बाद में आपको अपने जिले का नाम लिखना है और उसके बाद में आप अपना पिन कोड टाइप करेंगे जो भी आपका पिन कोड है। नेक्स्ट आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी राज्य से आते हैं। मैं यूपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास में कोई फोन नंबर है तो आप फोन नंबर डालेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर हमारा पहले से फिल रहेगा और मेल आईडी भी हमारी पहले से फिल रहेगी। नेक्स्ट आती है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। तो आपको इसमें हाई स्कूल की डिटेल्स को फिल करना है। तो आप इसमें सबसे पहले बोर्ड का नाम बताएंगे, आपने जिस भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पास की है। इसके बाद में पासिंग ईयर बताएंगे 10th क्लास की, आपने कौन से सन में पास की है। उसके बाद में आप डिवीजन लिखेंगे हाई स्कूल की, आपकी क्या डिवीजन थी। नेक्स्ट आती है अदर इन्फॉर्मेशन। तो जिसमें आपसे पूछा गया है क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है, तो आप इसमें यस या नो बताएंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है, तो इसमें आप यस या नो बताएंगे। इसके बाद में आपको बताना है क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पति या पत्नी है, तो आप इसमें यस या नो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आपके विरुद्ध कभी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज है, तो आपको इसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको यस या नो में देना है। मैं सभी को पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लें और इनका आंसर यस या नो में देना है आपको। मैंने अपने सभी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे दिया है। इसके बाद में आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगी, आप इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। नीचे आप अपने प्लेस का नाम लिखेंगे, आप जहाँ से भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद में आता है एग्जामिनेशन फी कंसेशन। तो इसमें आपसे पूछा गया है क्या आपने जिला न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्श्रेणी भर्ती 2019 आवेदक होने के आधार पर भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क में छूट चाहते हैं। अगर आपने 2019 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या DLSA की चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए आवेदन किया था और उस समय आपने परीक्षा शुल्क जमा कर दिया था, तो इस बार आपको परीक्षा शुल्क में छूट मिल सकती है। अगर आपने आवेदन किया था तो आप इसमें यस करेंगे। अगर आप इसमें यस करते हैं तो उसके बाद में आपको बताना है कि आपने कितनी राशि जमा की थी, 100 या 150। और इसके बाद में आपको 2019 की आवेदन संख्या भी टाइप करनी है, तो आप इसमें आवेदन संख्या टाइप करेंगे। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद में आप नीचे कैप्चा टाइप करेंगे और उसके बाद में सेव एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको एक मैसेज शो होगा, कृपया आवेदन में भरी गई सभी प्रविष्टियों को एक बार पुनः जांच लें। किसी भी प्रकार की परिवर्तन या संशोधन बाद में नहीं किया जाएगा। किसी भी त्रुटि के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी ठीक है तो आप इस मैसेज को ओके कर देंगे। नेक्स्ट आप पेमेंट स्टेप पर आ जाएंगे। इसमें आपको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। नेट बैंकिंग में भी आपको कई गेटवे मिल जाएंगे, आप किसी से भी पेमेंट कर लेंगे अपना। इसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है एग्रीगेटर का, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको UPI से पेमेंट करना है तो ये आपके सामने एक बारकोड जनरेट हो जाएगा। या तो आप इस बारकोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर लें, या नीचे आपको इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे इसमें आपको कार्ड का, UPI का, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जिस भी तरीके से अपना पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रख लेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी राजस्थान क्लास 4th भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये शानदार मौका ना गवाएं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को मिस न करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी ही सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।